कैसे हो दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग लग गई है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे तो एयर रेस साइलेंस बजने की आवाज आती है। कुछ ही देर में रॉकेट्स बरसने लगते हैं हजारों की तादाद में इसराइल के शहरों पर। इसराइली डिफेंस फोर्स कहती है कि तकरीबन 2000 रॉकेट फायर किए गए, लेकिन हमास कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इसराइल के पास एयर एंड डोम सिस्टम है। ये वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस रॉकेट्स को हवा में इंटरसेप्ट करता है और उनको उधर ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल कंट्री को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की तादाद में इसराइली लोग मारे गए, जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक सबसे बड़ा अटैक है देखा जाए इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये याद दिलाता है यम किपुर वार की। आज से करीब 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह एक सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसे यम किपुर वार कहा जाता है। अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल ऑफ वार से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा मल्टीपल वे से अटैक किया है, जमीन से, समुंदर से और ग्राउंड से। इसराइल गाजा के बीच में जो एक बाउंड्री लाइन थी उसे तोड़ दिया गया एक बुलडोजर की तरफ से। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी में घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर पावर हैंड ग्लाइडर के जरिए हवा से। इसके अलावा समुद्र से स्पीड बोट के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर अटैक किया। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर करके उन्हें हॉस्टेज बना दिया गया है हमास की तरफ से। बॉर्डर्स पर मौजूद जो इसराइली गांव और शहर है वहां पर भी हथियार लिए हुए हमास के लोग अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बना दिया गया है। इसराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इसराइली मिलिट्री ने भी गाजा पर एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए। एक बार इस पूरी चीज का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिसके नॉर्थ में है लेबनान की कंट्री, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट, वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। दोनों कंट्रीज पर जूम इन करो तो ये बीच की कंट्री इसराइल की कंट्री है। पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरी में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां पर इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन है। इनलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और कंट्रीज की तरफ से। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उन्हें कंट्रोल किया जाता है पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में एक अपना ही अलग से हिस्टोरिकल काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और अगर हमास की बात की जाए तो ये एक्सट्रीमियम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज्यादातर कंट्रीज की तरफ से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं माना जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की की तरफ से। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ हमास के मिलिट्री विंग को टेररिस्ट मानती हैं, जैसे न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि आज जो करंट सिचुएशन हो रही है दुनिया की दूसरी कंट्रीज इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है उसे आप देख सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इसराइल की टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट, इसे आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल डफ ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। कहा है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टीनियों के ऊपर जुल्म किया है। स्पेशली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है उसे आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें आईडीएफ शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स सबको तैनात कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च की। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया है कि गाजा में बिजली की सारी सप्लाई काट दी जाए, क्योंकि काफी हद तक ये बिजली की सप्लाई इसराइल के थ्रू ही जाती थी। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन में कहा था, सिटीजन्स ऑफ इसराइल, वी आर एट वॉर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंट प्राइस पे करना होगा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इसराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये रहा है कि मोसाद
इसराइल की एजेंसी, वो दुनिया की वन ऑफ द टॉप एजेंसीज में से कैसे फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजेंसीज में से एक है। इनके इन्फॉर्मर्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप में हैं, लेबनान में हैं, सीरिया में हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। पास्ट में देखा गया कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े ही प्रिसाइडली टाइम असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के, कहीं पर गाड़ियों के ऊपर जीपीएस ट्रैक्स लगाकर, कहीं पर एयर स्ट्राइक्स के जरिए और कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए। मोसाद की ही बात करें तो इतनी पावरफुल एजेंसी होते हुए भी इनको कैसे पता नहीं चला कि गाजा में हजारों की तादाद में रॉकेट्स स्टोर किए जा रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद ही जो बॉर्डर फेंसिंग लगी है गाजा और इसराइल के बॉर्डर में, वहाँ पर कैमराज है, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इसराइली गवर्नमेंट को। फॉर्मर इसराइल के जो नेवी चीफ थे, उन्होंने चैनल 12 को कहा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इसराइल पूछ रहा है कहाँ है आईडीएफ, कहाँ है पुलिस, कहाँ है सिक्योरिटी। इसने बीबीसी को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी इस खबर को भी देखिए। इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इसराइल को वार्निंग दी कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। एलिजेडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग फेवर दिखाते हैं इसराइल को। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट मौजूद है। कहा है कि इसराइली होस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान की कंट्री जो वन ऑफ द मेन सपोर्टर रही है हमास की, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हमास की तरफ से किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है पैलेस्टीनियंस लोगों की तरफ से। इजिप्ट की फॉरेन पॉलिसी कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन से बात कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। पैलेस्टीन के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अब्बास, वो कहते हैं कि पैलेस्टीन के पास खुद को डिफेंड करने का राइट मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया कि फतेह पार्टी के हैं जो कि वेस्ट बैंक में रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। पैलेस्टीन की जो कोस है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं। कोई हैरानगी वाली बात नहीं है क्योंकि हमास जो कर रहा है अभी यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक टेरर है। बहुत सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के लोगों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरह से बिहेव किया है कि उसको यहाँ पर पब्लिश भी नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसराइल के आम लोगों को मारना ऐसे टेररिज्म एक्टिविटीज को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर दो तरह के लोग डिवाइडेड हैं कमेंट्स में। एक वो कि जो पैलेस्टीन की ऐसी हालत देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि इनके साथ अच्छा हुआ, ठीक हुआ, और एक वो जो इसराइल के साथ ऐसा देखकर खुश हो रहे हैं कि पैलेस्टीन ने हमास ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन याद रखें हम इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वंपायर नहीं। बहुत ही आसान है वार मॉन्गरिंग करना, लेकिन कभी खुद को सोच कर देखें कि अगर आप एक वार की सिचुएशन पर वहाँ पर मौजूद होते, आपकी फैमिली वहाँ पर मौजूद होती, तो आप क्या करते। उम्मीद यहाँ पर यही है कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस देखने को मिले इन दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन अभी की सिचुएशंस को देखकर लगता है कि ये वॉर अभी काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो ये थी दोस्तों जब वार स्टार्ट हुई थी उसकी कंडीशंस। लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ।